लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो ये कहना सही है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का जिक्र चलता है तो इसमें इस बाबत भी एक लकीर खींचनी जरूरी हो जाती है। इस बार के चुनावों में जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, उनके साथ भी एक बार फिर इसी सवाल पर बहस छिड़ी है। तो हमारे लद्दाख के राशिद इंजीनियर, टेरर फंडिंग, सैयद सलीम गिलानी, अलगाववादी। सवाल यह है, कश्मीर में अलगाववाद की अलग जगाने वाले पाकिस्तान परस्त लोगों का दिल बदल गया या 370 हटने के बाद बदले हालात ने मुख्य धारा में आने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सच बोलना सेपरेटिज्म है तो वी आर प्राउड ऑफ टू बी सेपरेटिस्ट, दैट्स एनफ। एक मिनट, दूसरी बात, ऐसा कह के उन वोटरों की, ऐसा करके दिल्ली को सोचना चाहिए अगर इंजीनियर रशीद के साथ सेपरेटिस्ट वोटर से, तो फिर हिंदुस्तान के साथ यहाँ कोई नहीं है। ये है इंजीनियर राशिद, 2024 का लोकसभा चुनाव जेल से लड़ा और उमर अब्दुल्ला को हराया। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं, जिनमें प्रमुख UAPA के तहत आरोप शामिल हैं। 2019 में इसको आतंकवादी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इसने 5 साल तिहाड़ में बिताए। बारामूला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे राशिद को अंतरिम जमानत मिली है, सिर्फ इसलिए कि ये चुनाव प्रचार कर सके। राशिद ने इस बार अपनी पार्टी आवामी इत्तेहाद बैनर के तले 34 उम्मीदवारों को उतारा है। मैं दिल्ली को मुबारक करता हूँ। एक तरफ से उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ से उनका रैना जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का जम्मू में, वो खत भेजता है या सबको जो उनके पार्टी के हैं, इसको सपोर्ट करना। तो ये तो उन्हीं का उम्मीदवार है ना। अब इस दूसरे चेहरे को देखिए, यह है सर्जन अहमद उर्फ सर्जन बरकती उर्फ आजादी चाचा, कश्मीरी मौलवी और हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा। 2016 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार, UAPA के तहत आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप, युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए भड़काने के आरोप। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गांदरबल से चुनाव लड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल की जनता से भावुक अपील की। म्योन दस्तार, म्योन यज़त, म्योन यटूक, हाफिज मोहम्मद सिकंदर मलिक, प्रतिबंधित जमात इस्लामी का पूर्व जिला अध्यक्ष, 2019 में UAPA के तहत गिरफ्तार, आतंकी फंडिंग के मामलों में संलिप्तता, GPS ट्रैकर पहनकर अपना बांदीपोरा से नामांकन दाखिल। कुछ ऐसे ताकतें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो पिछले 35 साल से लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की बात करते थे, जो ये कहते थे कि जो वोट डालेगा और जिसके उंगली पे ये इंक का निशान होगा वो उंगली काटी जानी चाहिए, वो लोग आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जो 35 साल यहाँ पे बंदूक का असर रहा, जो 35 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से काट के पाकिस्तान जोड़ने की बात हुई, जो 35 साल यहाँ पे तबाही और बर्बादी रही, वो किस लिए था, ये मैं वो सुनना चाहता हूँ। अब सवाल यही है कि जो अलगाववादी या आतंकियों के सरपरस्त रहे ये लोग क्या सचमुच भारत के संविधान में विश्वास रखने लगे? सवाल ये भी है कि जिन्हें कानून की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो अगर जीत गए तो खुद कानून बनाएंगे। अब सोचना अपने वोट को पहचानते हुए कश्मीर को है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं। अव्वल तो ये कि चूंकि एक क्रम बताया गया कि पहले यहाँ पर सीटों का परिसीमन होगा, उसके बाद यहाँ पर चुनाव होगा और उसके बाद दोबारा राज्य का रूप, पूर्ण राज्य का रूप जम्मू कश्मीर को मिलेगा, तो उसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। लेकिन इस परिसीमन से इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, यानी अभी तक जो नतीजे किसी सीट पर आते थे, वहां पर परिसीमन के बाद कितना स्वरूप बदल सकता है? लिमिटेशन यहाँ के लोगों के लिए अजाब की बात होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम में एक नई एस्पिरेशन पैदा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के कठिन परिश्रम, आपके संकल्प
जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 6 जम्मू संभाग में और 1 कश्मीर संभाग में। सवाल ये उठता है कि इसका क्या असर पड़ सकता है। इसके लिए 2014 के पिछले विधानसभा चुनाव समीकरण को पहले समझना होगा, तब जब परिसीमन नहीं हुआ था। जम्मू संभाग में 37 सीटें थीं और कश्मीर संभाग में 46 सीटें। 42 सीट जीतने वाले को बहुमत मिल जाता था और उसकी सरकार बनती थी। इसीलिए जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कश्मीर से ही बनते थे। 2014 के चुनावों में बीजेपी ने तब की 37 सीटों में से 25 सीटें जीती थी और सभी 25 जम्मू संभाग से ही जीती। टीडीपी 3, कांग्रेस 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें ही मिली। कश्मीर संभाग में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। कश्मीर संभाग में पीडीपी ने 28 सीटें जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। अब बदले परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जम्मू संभाग में 37 की जगह है अब 43 सीटें, यानी अब सिर्फ कश्मीर में ज्यादा सीटें जीतने से ही किसी पार्टी की बात नहीं बनेगी, उसे जम्मू में भी अपनी संख्या बढ़ानी होगी। परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में जो सीटें बढ़ी हैं, तो कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये सीटें हिंदू बहुल हैं और बीजेपी ने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। जो इनने असेंबली के सेगमेंट्स काटे और जोड़े हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। जहां वो एमएलए वहां का बनेगा, वो वहां की खिदमत कर सके, वहां के लोगों की मुश्किलें दूर कर सके, ये जरूरी है। अब अगर सीधा गणित समझा जाए तो 90 सीटों पर चुनाव है और बहुमत 46 पर होगा। 47 कश्मीर और 43 जम्मू की सीटें हैं। अगर त्रिशंकु की स्थिति भी होती है, तब राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स दरअसल सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर खड़े किए जा रहे हैं ताकि राजनीति के खेल को यहाँ पर बिगाड़ा जा सके। क्या आपने यहाँ रहते हुए वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस यंगस्टर्स में देखे हैं या वाकई सामने लाया गया है इन लोगों को? मुझे लगता है कि चुनाव अभी हुए नहीं जी, और पहले से आकलन करना ये सर्वथा अनुचित है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल खड़ा कर देना। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर नहीं थी। और यहाँ मैं ये बात कह सकता हूँ कि विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की एक बड़ी वजह जम्मू क्षेत्र में मुस्लिम सीटों पर बड़ी जीत हासिल करना भी है, ताकि बीजेपी को बढ़ने से रोका जा सके।